Thank you so much, Mr. Hemant Soren ji, for calling us and asking us to have this important conversation. And ये आउटलुक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले साल से सरना और ट्राइबल पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी कवरेज किया है समझने के लिए कि आखिर फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है आइडेंटिटीज़ को लेके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश में। तो ये इनवाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हम थैंक यू करना चाहते हैं झारखंड को कि हमें इन्होंने मौका दिया। और ये जो पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से और इंडिजिनस फेस्टिवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है और आपके लिए एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ सन ऑफ द सॉइल वो क्या मायने रखता है? देखिए, इसकी तलाश मुझे लगता है अभी भी जारी है कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है। और इस राज्य का उत्पत्ति भी इस राज्य के ट्राइबल के पहचान को लेकर आगे बढ़ा है। और बहुत लंबा कहा जाए कि आदिवासियों का जो आज कहा जाए कि एक हास्य के रूप में है, आज खुद भी ये अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज अलग हुए हमारे इतने लंबे अरसे के बाद और एकीकृत बिहार में भी कभी भी ऐसे आदिवासी उत्सवों को नहीं मनाया गया। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 2022 में और 2023 में आज आप देख रहे हैं ये दूसरी बार ये है। पहली बार की अपेक्षा इस बार का जो कार्यक्रम है आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से 125 करोड़ के बीच में लगभग 13 करोड़ के जनसंख्या क्या यूं ही गुम हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक हम लोग हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। सर, एक और चीज था कि आपने 2019 में सरना कोड को पास किया और वो अभी सेंटर पे जाके अटका हुआ है। तो सरना के बारे में अगर थोड़ा आप बता सके, इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स क्या होगा आगे, किस तरह से ये शेप करेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को? क्योंकि अभी तक इस देश में कुछ तरह की आइडेंटिटीज के बारे में बात हुई है, ट्राइबल रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल समबडी कम्स टू झारखंड एंड काइंड ऑफ ट्राइज टू नो, मेन स्ट्रीम में इतना पता नहीं चलता है। लाइक मणिपुर के केस में आई थिंक यू वर द ओनली सीएम हु हैड रिटन अ लेटर टू द प्रेसिडेंट सेइंग कि साइलेंस जो है वो क्रुएल्टी का प्रतीक है। तो यू हैव बीन वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट थिंग्स। तो सरना के बारे में अगर आप बता सके कि सरना से आगे क्या होगा अगर पास हो जाता है अदर रिलीजन में? देखिए, सरना कोड का डिमांड कहा जाए कि जो पहला आपने सवाल पूछा आइडेंटिटी, उसी से थोड़ा मिलता जुलता जवाब भी होगा कि आज जहां 125 करोड़ के बीच में जो 13 करोड़ की जनसंख्या है, इन्हें कुछ पहचान तो मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर आदिवासियों के बीच में लगातार ये मांग उठती है कि जब इतिहास में पहले से ही आदिवासियों की एक जगह थी, वो धीरे धीरे आखिर समाप्त क्यों हो गई? आज इसको इन 125 करोड़ के बीच में ही विलय कर देंगे या फिर उनको भी एक अपनी पहचान देंगे? आज देश में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समाज हैं जो आदिवासी समाज से भी कम हैं, लेकिन उनकी
अलग पहचान है, तो आदिवासी की क्यों पहचान ना हो? तो आज इस मामले को लेके झारखंड के आदिवासियों ने सबसे अधिक और सबसे जोरदार आवाज उठाई है, और इसको लेकर हम लोगों ने अपने असेंबली से, मुझे लगता है ये देश में पहला ये राज्य है जहां पर आदिवासी अपनी पहचान को लेकर असेंबली में पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा है, जहां ये लंबित है, लेकिन अभी जरूर लंबित है। इसके लिए निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, इसके लिए भी एक लंबा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके दादाजी जो थे वो एक शिक्षक थे और उन्होंने भी महाजनों और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके फादर खुद एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं। तो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो शेप हुई है, या आप अपने आप को जैसे लोकेट कर पाते हैं, वो कैसे करते हैं? और आजकल क्योंकि समय बहुत बदल गया है, आदिवासियों के नाम पर भी बहुत कुछ है, जनजाति, वनवासी, हर तरह का नॉमेनक्लेचर है, तो उसको वो कैसे शेप हुआ आपके केस में, और आपका क्या उस पे? देखिए, पहली बात तो देश के अंदर आदिवासी को लोग आदिवासी ही नहीं समझते। कभी कोई वनवासी के रूप में उनको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उनका परिचय देते हैं, लेकिन आदिवासी जरूर केंद्र और राज्य में उनके लिए आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय है, बट आदिवासी को, आदिवासी वर्ग है उसको आदिवासी नहीं मानते। ये बड़ा ही कंट्राडिक्ट लैंग्वेज है कि वनवासी आदिवासी नहीं है और आदिवासी मंत्रालय है। बहुत बड़ी मंत्रालय है, छोटी मंत्रालय भी नहीं है। तो ये कैसे परस्पर विरोधाभास ये आवाजें आती हैं? अगर आदिवासी नहीं है तो वनवासी विभाग होना चाहिए था। और हम लोग जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल काम करते हैं, और जो हम लोग जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर की अगर आपने बात करी, ये बहुत बड़ा लंबा सफर है। मुझे लगता है मेरे उम्र से भी ज्यादा लंबा सफर है का एक आपने ये सवाल पूछा। कल हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया तो एक संथाली में एक महिला ने यहां पर स्पीच दी थी, और उस समय हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी भी मंच पर थे, वही मुख्य अतिथि थे। आप उसने हालांकि संथाली में कहा है, अगर आप उस महिला का पता नहीं कहां से आई थी, मुझे नहीं मालूम, यहाँ सब आयोजनकर्ता ने उनको बुलाया था, उस स्पीच को उठा करके उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको लगभग पूरा उसका जिस्ट पता चल जाएगा कि आज इस राज्य में हमारे पूर्वज, सोगोल्ड आप कह सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, सिद्धू कानू बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सोबरन सोरेन, कैसे हमने संघर्ष की लाठी को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज इस राज्य में किसी आदिवासी परिवार के लोग ये नहीं सोच सकते थे कि हमारा कोई बेटा विदेशों में जाके पढ़ेगा। गलती से यदा कदा एक आध लोग हों। हमने कानून बनाया, इस देश में पहला ये राज्य है जहां सरकार, और इस बार अभी आप मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम के शेड्यूल में भी है कि इस बार 25 झारखंडी बच्चे, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चे हैं, इनको मैं विदेश भेज रहा हूं, और 100% स्कॉलरशिप। देखिए, हमारी विचारधारा
या किसी की भी विचारधारा उनके निर्णय को भी प्रभावित करती है। और आज राज्य में ऐसे कई निर्णय हैं जो मुझे लगता है ये निर्णय राज बनने के बाद से होना चाहिए था या उससे पहले भी इसको लागू किया जा सकता था। लेकिन ये विडंबना है कि आज ये झारखंड का जो हिस्ट्री है, सेपरेट स्टेट का जो हिस्ट्री है, वो इस सेपरेट कंट्री के हिस्ट्री से कम नहीं है। और हर गली चौक चौराहे में आपको यहाँ के इस जल जंगल जमीन के लिए, जहां आदिवासियों की जमीनें लूटी जाती थी, जहां औरतों के साथ छेड़छाड़, औरतों के साथ ना जाने क्या हो जाता था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। एक दौर ऐसा भी रहा है इस राज्य में, अगर औरतें घर से निकल जाएं कि दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसे भी दौर थे। और उस दौर में सोबरन मांझी जी ने आवाज बुलंद किया, महाजनों ने उनकी हत्या कर दी। फिर आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी आए। इसके बीच इस लंबे सफर के दौरान कई साथी शहीद निर्मल महतो हों, अनगिनत लोग आप देखेंगे इस राज्य में, जिन्होंने हमारे चाहे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और भी लोगों के चीजों को आगे, लेगेसी को बढ़ाया। और आज आपके सामने एक इतना बड़ा समूह और 2 दिन से, और मुझे लगता है कि अगर हम इसको 10 दिन भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो यहां में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है आपने, तो ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे किस तरह के कारण थे, किस वजह से किया था? और एक चीज जो ट्राइबल आइडेंटिटी जो वर्ल्ड ओवर अभी जो लोग जागरूक हो रहे हैं हर जगह, उनकी जो फाइट रही है हमेशा या तो एक आइडेंटिटी पे और एक सर्वाइवेंस पे, कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का दूसरा तौर आइडेंटिटी है। आप झारखंड में हो, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, माइनिंग कंपनीज हैं, आपके बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं है क्योंकि स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। उसको आप किस तरह से नेविगेट कर रहे हो और इसका पर्पस क्या है, और आगे जो फ्यूचर है ट्राइबल पॉलिटिक्स का, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी को लेते हुए वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये राज अपने आप में एक बड़ा ही, इस राज का मायने बिल्कुल अलग और राज्यों से अलग है। ये राज्य देश का 42% से भी अधिक मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ल्ड में मिनरल्स नहीं है जो इस राज्य में नहीं है। कोयला लोहा तो आम बात है, सोना चांदी भी मिलता है, यूरेनियम जैसे ये भी मिलते हैं, मिनरल्स भी यहीं पर हैं। और इनके इर्द गिर्द कई संस्थाओं ने काम किया। आज से नहीं, 100 साल पहले से अंग्रेज थे पहले, और शायद इससे पहले मुगल थे, तो मुगल को खनिज संपदा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था रहा होगा, उनको सोना चांदी से लेना देना था, तो वो सोना चांदी तो ले गए सो ले गए, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो खनिज संपदा के पीछे भी लगे, सोना चांदी के साथ साथ। लेकिन आप देखेंगे आज तक 100 सालों के बाद भी जब मैं देखता हूं तो जो आदिवासी विस्थापित हो गया, चाहे वो कोयला निकालने के नाम पर है, आयरन ओर निकालने के नाम पर है, यूरेनियम निकालने के नाम पर है, XYZ मिनरल्स निकालने के नाम पर, 80% उसमें जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो ट्राइबल लोग ही रहे। लेकिन आज अगर हम देखें, जिसका आज जीडीपी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, आज जीडीपी का कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा अलबेला सा है। तो आज हम अपने इस रियलिटी को देखते हैं तो जो लोग डिस्प्लेस हुए, जो यहाँ का मूल आदिवासी और मूल निवासी लोग हैं,
इन लोग के हालात में बहुत ज्यादा सुधार हुआ नहीं। मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा सुधार क्या, लगभग नहीं के बराबर हम कह सकते हैं। आज के दिन में भी हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने इस बात को थोड़ा सोचने का प्रयास किया कि भाई ये चीजें जब 100 ईयर्स से हो रही हैं तो इस राज्य के अर्थव्यवस्था, यहां की गरीबी, यहां की पिछड़ापन, यहां की बेरोजगारी, यहां की अशिक्षा का कारण कैसे इतना बड़ा हो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ा माइंस मिनरल से हट करके इसके जड़ को देखने का कोशिश किया, आखिर कारण क्या है। तो मूल रूप से जो हमें समस्या देखने को मिला कि ये व्यवसाय तो इन खनिज संपदाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। यहां के कोयले से पूरा देश का रोशनी चमकता है, बिजली चमकती है। यहां के कोयले से देश का सारा इंडस्ट्री चलता है। यहां का देश को लोहा देने वाला आयरन और इसी राज्य से सबसे अधिक जाता है। और भारत सरकार को कई मायने में मिनरल से सबसे अधिक यहां से ही रॉयल्टी मिलती है। आमदनी भी बहुत होती है। आखिर यहां के लोग इतने पिछड़ क्यों गए? ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम बड़े योजनाबद्ध तरीके से हुआ है और चल रहा है, अनवरत चल रहा है कि देश में आदिवासियों को कैसे समाप्त किया जाए। सिर्फ झारखंड की ही नहीं बात करें, आप देश के अलग अलग कोने में देखें कि आदिवासियों के ऊपर अनेकों खबर आपको मिल जाएंगे, जहां पर लोगों की क्या, उनके साथ लोग किस तरीके से पेश आ रहे हैं। अभी तो ताजा ताजा मणिपुर की बात आप देख लें। बड़ा विचित्र एक परिस्थिति आके आदिवासियों के सामने खड़ी है। अभी हाल में यहां झारखंड में तो मणिपुर में हो रहे दंगे के लोग शरण लेने या छुपने, जो यहां से बरसों पहले अंग्रेज इनको लेके गए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं। और हम लोगों ने उनको शेल्टर भी दिया है। और कई राज्यों में भी किस तरीके से प्रताड़ना कहें, ये तो बहुत छोटा शब्द होगा, बल्कि बहुत घिनौना स्तर का व्यवहार आदिवासियों के साथ अभी तक है। लेकिन जहां हमारी नजर जाती है वहां तो हम रोक लेते हैं, लेकिन जहां नजर नहीं जाती वहां थोड़ा विलंब होता है या फिर छूट जाते हैं लोग। आज इन्हीं सब को एक मैसेज के लिए एक पूरा देश के अंदर कई घटनाएं होती हैं। गुजरात में आदिवासी के साथ घटना घटती है तो झारखंड के आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के आदिवासियों के साथ कोई घटना घटती है तो राजस्थान के आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में घटना हो रही है तो महाराष्ट्र के आदिवासियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज ये एक लोगों को कनेक्ट करने का एक मुहिम है, एक प्रयास भी है हमारा। और जो डेवलपमेंट पैटर्न है, उस डेवलपमेंट पैटर्न को भी हम लोगों ने, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हो वो हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसीलिए देश में पहला ये राज्य है कई निर्णयों में जिसमें आज इस राज्य में जो सर्वजन पेंशन को लेके हम काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। कितने लोगों में निर्णयों में सरकार के जितनी भी सरकारें आई गई, उनके निर्णयों को अगर आप देखें कि जो डिसेबल लोग हैं इनको 18 इयर्स के बाद पेंशन मिलता था, लेकिन डिसेबल अगर वो 5 साल में हो गया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय था। ये भेदभाव क्यों? अब विधवा के लिए की बात
विडो पेंशन लोगों को 35 साल के बाद मिलता था। विडो तो कभी भी हो सकता है। आज वो सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने खत्म कर दिए कि जिस दिन से विडो होगी, 18 साल के बाद जब शादी का ये होता है, उस दिन से उसको पेंशन मिलेगा। और 5 साल का बच्चा भी अगर डिसेबल है उसको भी पेंशन मिलेगा, और 50 साल का डिसेबल है उसको भी पेंशन मिलेगा। और जो हमारे गरीब, यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग, यहाँ झारखंड में तो लोगों ने एक बड़ा समय इस राज्य को बचाने में, इस जल जंगल जमीन को बचाने में अपनी भूमिका निभाई। आज वो एक वृद्धावस्था में है। अब आप लोग को पेंशन एक फिक्स कर दिया गया, इतने लोगों से अधिक पेंशन नहीं दिया जाएगा। गरीबी और पिछड़ापन इतना, तो हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस राज्य में जितने बुजुर्ग हैं जो 60 साल से एबव के हैं, सबको पेंशन दिया। और ये एक माइलस्टोन है इस राज्य के लिए कि आज जो वृद्ध लाइन लगा करके अपने पेंशन के लिए खड़ा रहता था, अब उसको उस लाइन की आवश्यकता नहीं। समय सीमा के अंतर निश्चित समय पर सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिलता है। वही हाल अभी अब कोरोना में अगर आप उदाहरण देखें, ये राज्य और इस तरीके के राज्य जो बिहार हुआ रहे हैं, जो सबसे पिछड़े राज्यों में है, यहाँ के लोगों की क्या हालत हुई है आपने देखा ही होगा। सड़कों पर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया लोगों को, और हम लोग उनको मजदूरों के लिए हम लोगों ने हवाई जहाजें की, ट्रेनें की, बसें की, और अलग देश के अलग अलग हिस्सों से उनको लाने का काम किया, बल्कि समुंदर पार से भी लोगों को लाने का काम किया। तो ये हमारा बिल्कुल जो यहाँ के लोगों की भावना है, यहाँ के आम लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, उसको मेरे से ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि और कोई ज्यादा बता सकता है। हाँ, मैं नहीं कहता कि यहाँ पोटेंशियल भी कई सारे हैं, लेकिन उन सब चीजों का कभी उसके लिए नहीं सोचा गया, चाहे स्पोर्ट्स को लेके, चाहे और भी चीजों को लेकर। और आज हम लोग, हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने शुरू की, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बड़ी तेजी से बदलाव की आहट आपको आसपास जरूर दिखेगा। सर, मेरा एक सवाल ये था कि जल जंगल जमीन जो नारा है, और डेवलपमेंट भी है एक साइड पे, जिसके ऊपर भी इलेक्शंस लड़े जाते हैं, एक आइडेंटिटी के ऊपर लड़े जाते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए झारखंड जैसी स्टेट में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखते हुए, अपना ओरिजिन देखते हुए, अपनी आइडेंटिटी देखते हुए, एक तो वो क्वेश्चन कि आगे कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो रियलिटी है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। आदिवासी जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि वो जितना लेते हैं उतना ही देते भी हैं। धरती के साथ उनका एक रिश्ता है, पेड़ काटते नहीं है उस तरीके से जितना, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बहुत कुछ है। आपके कार्यकाल में सबसे पहले जब आए, आपने सेडिशन केसेस वापस लिए जो पतलगढ़ी के थे, जो 5th शेड्यूल वगैरह के बारे में उनको जानकारी दी गई थी, क्योंकि ट्राइबल लैंड्स का जो बिक्री था वो आसान करने के लिए भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो इन सबको देखते हुए आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? डेवलपमेंट एक साइड पे है, एक साइड पे इंडिजिनस लाइफ, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, सब कुछ। देखिए मैम, इसमें अगर मैं शब्द में इसका जवाब देना चाहूं, जहां आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, 5 स्टार होटलों में महंगे महंगे गोष्ठियां होती हैं, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, देश के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी संस्थाएं काम करती हैं, और आज इतने चर्चाओं के बावजूद इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और जब बारिश होना है तो गर्मी है, गर्मी होना है तो बारिश है, बारिश होना है तो ठंड है, बड़ा अजीब वेदर है।
अगर इस क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा, और हम लोग तो लगातार इस चीजों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नीति निर्धारक लोग बड़ी चतुराई से क्लाइमेट चेंज करने की पर तो बहस करते हैं, लेकिन नीति निर्धारण ऐसे कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज बेहतर होने के वजह बिगड़ जाता है। आज आप देख लीजिए, धनबाद में झरिया में आग लगा हुआ है, आज से लगा हुआ है, और लोग वहां मरने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है एक तरह से। हाँ, ये कहा जाए कि ये बड़ा ही ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, मैं समझता हूं। और आदिवासी तो इन जंगलों के साथ ही जीता रहा है, यही इसका जीना है, यही उसका घर है। तो आज वो अपना घर क्यों उजाड़ेगा? लेकिन उजाड़ने के लिए नीतियां बनने लगती हैं, ऐसे ऐसे एफआरए में बदलाव होता है, जो एक समय अंतराल में कुछ बचेगा नहीं, ये स्थिति है। इसलिए हम लोगों ने तो शुरू से ही, अभी तो अर्बन एरिया की, शहर का जो स्थिति है, मैं तो शहरीकरण का जो डेफिनेशन है, अगर पहले इन सब चीजों को ध्यान से नहीं देखा गया तो क्लाइमेट चेंज पर बहस करना बेकार है। आज शहर के अंदर जितनी नदियां गुजरती हैं, शहर के बाहर अब बड़ी नदियां हैं, लेकिन शहर के अंदर वो नाले के रूप में तब्दील हो जाती हैं। शहर के अंदर जितने पेड़ थे उनको काट करके कंक्रीट के जंगल लगा लिए। आज हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम निकाला है शहर के लोगों के लिए कि आप एक पेड़ लगाओगे तो 5 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ताकि थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर सकूं। कितना होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लोग आज पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आदिवासी प्रकृति के पीछे भागता है। यही फर्क है आदिवासी में और देश के और अन्य लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और धन्यवाद।